कारवां सराय में क़याम करने वाले मुसाफिरों की खिदमत में सलाम पहुँचे और इसके अलावा उनके साथ जो खच्चर हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं, उनको भी एक प्यार की थपकी आप दे दें, क्योंकि उनके बगैर आप यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से जब आप निकलेंगे तो या तो आप काशगर जा ठहरेंगे या आखिरी जो स्टॉप है शियान का चाइना में, वहाँ तक जाएंगे। लेकिन बाहर तौर आपके रास्ते में बहुत सारी बर्फीली बुलंदियाँ आएंगी, बहुत पहाड़ी सिलसिले आएंगे, जिनमें कोह कराकोरम है, पामीर है, हिंदू कुश है और हिमालय का थोड़ा सा हिस्सा है। तो इसलिए आज हम पहाड़ों की बातें करेंगे। जैसे शफीक उर रहमान साहब को सिंदबाद जाजी का उन्होंने सफ़रनामा लिखा है, तो वो लिखते हैं कि सिंदबाद जो है वो गया, बाहर निकला तो वहाँ उसने देखा कि वो बहुत बुलंद पहाड़ थे और आसमान से बातें कर रहे थे। चुनांचे वो कुछ देर वहाँ ठहरा और उनकी बातें सुनी। तो आज हम भी पहाड़ों की बातें करेंगे, पहाड़ों से बातें करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, क्या तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने उसको भी बनाया, बुलंद किया, उसकी छत को, फिर उसका तवाज़न कायम किया, और तारीक बनाया उसकी रात को और ज़ाहिर किया उसके दिन को, और ज़मीन को बाद अज़ां हमवार किया, निकाला उसके अंदर से पानी और चारा, और पहाड़ों को बनाया ज़मीन का लंगर बतौर सामाने ज़ीस्त तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। ज़रा गौर कीजिए कि ज़मीन की जो हमवारगी है ज़मीन की, उसको बैलेंस करने के लिए, उसका तवाज़न कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को लंगर बनाया। यानी ये तौसीफ़ है पहाड़ों की। तो ज़रा ये भी गौर कीजिए, क्योंकि कुरान पाक में बार बार आता है कि आप गौर करें, आपको अक्ल सलीम दी गई है, उसको इस्तेमाल करें और ख़ुद भी अपने किसी नतीजे पर पहुँचें। तो ज़रा गौर कीजिए कि आज तक जितने भी दानिश के और मार्फत के आसमानी सहीफ़े नाजिल हुए, कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक़ पहाड़ों से। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बुत तराश के घर पैदा हुए, लेकिन वो बुतों को खुदा नहीं मानते थे, और वो मशहूर है कि उन्होंने बुत तोड़ दिए और उन्होंने कहा किसी ने भी एहतजाज नहीं किया, अगर ये खुदा होते तो एहतजाज करते। चुनांचे वो भी सच्चे रब की तलाश में बुलंदी पे गए, यानी एक पहाड़ी बुलंदी पे। वहाँ पे उन्होंने कुदरत का मुशाहिदा किया, चाँद को देखा तो कायल हुए, सितारों को देखा कायल हो गए, फिर सूरज को देखा तो कायल हो गए, और बिल आखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि रब वो है जिसने ये चाँद सूरज वगैरह बनाए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी तो पैगम्बरी ही पहाड़ों की मरहून मिन्नत है। आप देखिए कि वो कोहितूर पे जाते हैं, जिसको बर्निंग बुश कहते हैं, और वहाँ से अल्लाह ताला का जमाल जो है वो हवैदा है, एक नूर है जो फूट रहा है। और बाकी आपको पता है कि क्या डायलॉग हुए कि मूसा अपने जूते उतार दो, क्योंकि तो मुक़द्दस ज़मीन पे, और वो झुक गए और उन्होंने सजदा किया। तो अल्लाह ताला ज़ाहिर हुआ, मेरा ख़्याल है किसी भी आसमानी किताब के मुताबिक पहली मरतबा अल्लाह ताला का जो दीदार हुआ हज़रत मूसा को, ज़मीन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, बाद में मेराज की बात नहीं कर रहा, तो वो एक पहाड़ पर हुआ। और उसी पहाड़ पे कोई सीना पर मूसा गए, हज़रत मूसा, और वहाँ से उन्होंने 10 वो खुदाई अहकाम हासिल किए। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उनको दिए, thou shall not steal, thou shall not murder, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और वहाँ पे उन्होंने एक चिल्ला काटा कोहितूर पर, और वो चिल्ला का आज भी मौजूद थे। सरमन ऑफ द माउंट हज़रत ईसा का सबसे मशहूर जो वाज़ है वो सरमन ऑफ द माउंट है, यानी पहाड़ का वाज़ जो है, जो पहाड़ी पर उन्होंने वाज़ दिया था, जिसमें उन्होंने सोने रब की तौसीफ़ की थी। इसी तरह जब उनको मसलूब किया गया तो बैतुल मुक़द्दस की जो सबसे ऊंचा मकाम था, जो पहाड़ी थी, मुझे अब उसका नाम नहीं याद कि कोई जैतून थी या क्या थी, उनको वहाँ मसलूब किया गया। और फिर हमारे प्यारे पैगंबर
रसूलुल्लाह सल्लम, हम उन पर कुर्बान, हमारी आल औलाद उन पर कुर्बान। वो भी गौर करने के लिए, आपने रब की खोज करने के लिए, उसके साथ गुफ्तगू करने की ख्वाहिश में, वो भी जबल नूर की बुलंदी पर वाक़या गारे हिरा में गए और वहीं पर उनको पर पैगम्बरी नाजिल हुई। पहाड़ों की बातें करेंगे, लेकिन उसके साथ ही ये कोहपैमाओं के अलावा जो एडवेंचर करते हैं लोग, जो आवारागर्द फिरते हैं, रब की दुनिया देखते हैं, उनमें कुछ पोशीदा लोग भी होते हैं। वो पोशीदा लोग अपने आप को जाहिर नहीं करते, वो पस मंज़र में रहते हैं, कभी कैमरे के पीछे रहते हैं या अपनी ज़ात में छुपे रहते हैं, उनका चर्चा नहीं होता। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे ही पोशीदा शख्स हैं, वक़ार मलिक साहब। वक़ार मलिक साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। और वक़ार साहब के बारे में मैं इतना अर्ज़ कर दूँ कि घूमे हुए हैं, यानी ज़हनी तौर पे फतूर शुदा है। तमाम आवारागर्द होते हैं, राइटर होते हैं, अदरवाइज़ फतूर के बगैर आप क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं आ सकती, आप बड़ी सोच नहीं रख सकते। अगर आपने नॉर्मल सोचना है तो फिर आपने नॉर्मल ज़िंदगी बसर करनी है। ये जो ज़िंदगी होती है, जो जिन लोगों के ज़हन में फतूर होता है, वो ही इख्तियार करते हैं। चुनांचे घूमे हुए हैं और इन्होंने अपनी शरीक हयात का जो इंतखाब किया है, उसमें भी एक घूमी हुई ख़ातून को ही इंतखाब किया है। अब ये दोनों मिलकर घूमते रहते हैं। वक़ार साहब, ये बताइए कि सारे जॉब्स वगैरह अच्छे भले छोड़ के आपकी और आपकी अहलिया जो हैं, और ये सहूलतें वगैरह शहरों की छोड़ के आप शुमाल में चले गए, वहाँ पे जा आबाद हुए, कहीं को होटल चला रहे हैं, कहीं एक कैफ़े अजीब से नाम वाला साइकी चला रहे हैं, आपकी बेगम जो है वो चीफ शेफ़ के तौर पे अंदर आटा गूंद रही हैं, बर्गर बना रही हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही। तो ये ऐसी फजूल सी ज़िंदगी क्यों आपने इख्तियार की? मेरे ख्याल इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि एक दही पस मंज़र हम दोनों रखते हैं। तो हमने वो पीस एक्सपीरियंस किया हुआ है जो कि अब हमारी ज़िंदगियों में से आउट हो चुका है, नॉर्मल आम आदमी की ज़िंदगी में। तो जो दही पस मंज़र रखते हैं उनको पता है कि उनका बच्चा अगर 6 घंटे भी सामने ना आए तो उसको पता हो किसी चाचे मामे के घर में होगा। तो जब हम शहरों में आए तो ऑफकोर्स वो एक्सपीरियंस आउट हो गया, और उसके बाद वो जो मिलावट थी, जो पोल्यूटेड जो इंसान था हमारे सामने था। फिर एक मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहा था उन दिनों, मैंने 2 साल किया, एज ए प्रोड्यूसर किया। उस प्रोग्राम में जिस लेवल की मैनिपुलेशन थी, जिस लेवल पे झूठ था बेसिकली, जिसको आप प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ कह दें, तो वो एब्सर्डनेस जो थी वो उसकी मैं ताब नहीं ला पा रहा था। यदि मैं खुद, मुझे समझ नहीं आती रात को मैं कैसे सोता हूँ कि ज़मीर मेरे साथ कैसे, मतलब हम दोनों किस तरह सो सकते हैं। पूरी कौम सो रही है वो एब्सर्डिटी सर, वो इतनी ज़्यादा एब्सर्डनेस थी कि मैंने कहा यार मैं किसी नुक्कड़ पे जाके ना बड़े आराम से सुकून से तन्हाई में, और शायद हो सकता है कोई लिखने लिखाने का काम कर लूँ, कोई इस तरह का काम कर लूँ। तो फिर वो हमने, क्योंकि आपने जिस तरह हमने आपको पढ़ा उस वक्त, अब वो गिरा नहीं है, अब वो धागा नहीं है जो हमें खींचता है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। अब वो तिलिस्म थोड़ा टूट रहा है, कम हो रहा है। वो तिलिस्म था बेसिकली, वो हैरत का, वो जो, जब मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम लोक विरसा के साथ गया तो बहुत हैरत थी। बट उसके बाद जब आपकी वो पढ़ी थी किताबें, स्पेशली सबसे पहले हुंजा, फिर सफ़र शुमाल के, और ये तमाम जो किताबें पढ़ी, उसके अंदर भी वही हैरत है। अभी अगर आज मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाना है तो मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अब नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर कोई ख़जाना है तो वो उन किताबों की शक्ल में ज़रूर है कि मैं पुराने गिलगित बल्तिस्तान को जब भी आज भी नॉस्टैल्जिया हो तो फिर बेहतर है कि मैं वो किताबें पढ़ लूँ आपकी, कि जिसके अंदर वो हैरत मौजूद है। और भी बहुत सारे लिखी, हम तो ऐसे ही बदनाम नहीं, लेकिन वो मतलब हैरत नहीं। होटल क्यों खोला वहाँ जाके? होटल फिर इसी वजह से कि मैं बिल्कुल कट के ना वहाँ पे सुकून से वहाँ पे रहूँ, क्योंकि वहाँ का इंसान हमने देखा हुआ था कि वो अभी इतना पोल्यूटेड और उस तरह नहीं है। अच्छा, वो मुख्तलिफ इंसान है यहाँ से बहुत ज़्यादा ना, मुझे मतलब मैं अभी भी कहता हूँ कि वो जनरली लोग कहते हैं ना कि माउंटेन्स आर कॉलिंग, मुझे कोई इतना ज़्यादा नहीं था कि माउंटेन्स आर कॉलिंग। मैटर की फॉर्म में ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, 94 बिलियन लाइट ईयर्स पे बहुत बड़ी मैटर बहुत है। इंसान जो है ना वो बहुत ही रेयर चीज़ है। तो वो मुझे बेसिकली वहाँ की वही सिविलाइजेशन, वही चीज़ें। जब सफ़र शर्त आपको याद होगा, हम आपके पास आए थे, मोटरसाइकिल का हमने किया था, तो मुझे था कि मेरे पास कोई बहुत अच्छे कैमराज नहीं है, कभी भी नहीं रहे मेरे पास कोई बहुत अच्छी वो इस तरह की ड्रोन और वो सारी चीज़ें नहीं है। बट मेरे पास अगर कोई चीज़ इस तरफ कमज़ोरी हो तो फिर आप दूसरी तरफ से आप कोई कोशिश करते हैं, तो वो कंटेंट है।
तो उस सिलसिले में मुझे फिर वहाँ का लिटरेचर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, कुछ शिमशाल की पुरानी फोक टेल्स, गिलगित की फोक टेल्स सारी, उसमें मुझे इंटरेस्ट ये था कि एक आइसोलेटेड किस्म का या तनहा जो होता है, जो कि बाहर का मुहावरा अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा या उस बाहर के मुहावरे ने अभी पोल्यूट नहीं किया, तो वो इंसान कैसे सोचता है। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरत की कि इतना इनोसेंस है इंसान के अंदर, इतनी खूबसूरती है, वो वहाँ पे मौजूद। अच्छा, आप इंसान की जो बेसिक इनोसेंस थी जी, जो आपका ख्याल है कि गुम हो चुकी है, उसकी तलाश में आप वहाँ पे गए, तो क्या आपने महसूस किया कि आपने उन इंसानों को वहाँ पे डिस्कवर कर लिया? ऐसे मतलब पस्सू में मेरे 2 साल गुजरे, उसके बाद आप 2 साल और ये हुंजा में भी, करीमाबाद में भी। हाँ। ये नहीं, आप इमेजिन कीजिए कि एक आउटसाइडर जा रहा है और एक फ़र्द ऐसा नहीं है, एक वाक़या ऐसा नहीं है। मैं फैमिली के साथ गया हूँ, 1000 चीज़ें आपको पता है कि यहाँ से हम गुजरांवाला जाएँ तो कई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, किसी भी जगह पे जाएँ। आप किसी जगह पे 2 साल रहें एज एन आउटसाइडर और एक वाक़या ऐसा ना हो कि जो आपको थोड़ा सा भी करे कि यार ये मेरे साथ कुछ ज़्यादती हुई है या कुछ। नो, यानी मैं अगर एक जगह पे साइकी कैफ़े खोल रहा हूँ तो उसके गमले जो हैं वो एक और कैफ़े से आ रहे हैं गिफ्ट के तौर पे, हालांकि कंपटीशन है। वो कंपटीशन को कौन पसंद करता है कि आप वहाँ पे कैफ़े खोलें। तो मुझे 2 साल में वहाँ के लोगों से जो मोहब्बत मिली उसमें तो कोई, और वो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे वो बढ़ के था। मुझे तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो गैर मकामी लोगों से हुआ है और गैर मकामी नौकरी पेशा लोगों से, तो अदरवाइज कोई कभी कभी इशू नहीं हो। नेशनल जिसको मैं कहता हूँ कि माउंटेनियरिंग का वो प्रॉफिट है, तो वो भी आपके कैफ़े में आया, साइकी कैफ़े में। हाँ। अब वो बड़ा हैरान कुन था कि कोई शाम का धुंधलका सा था, मुझे याद है, तो हमने साइकी कैफ़े को ना बहुत डेकोरेट किया हुआ था, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था साइकोलॉजी के हवाले से चीज़ें। तो वो दिन को बंद भी रहता था, तो गोरे वहाँ पे हर वक्त सेल्फियाँ और वो ले रहे होते थे। तो इस तरह शाम का टाइम था, तो मैं जैसे ही कहीं बाहर कोई चीज़ लेने गया, आलू शालू लेने गया हूँगा, तो जब मैं अंदर आया हूँ तो एक बंदा, अच्छा भाई इमेजिन करें ना कि एक फ़र्द है जिस पे आपने काम भी किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज की हुई हैं, वो आपके ज़हन में उसका बहुत बड़ा बुत है, और वो एक ह्यूमन में उस फॉर्म में आप जा रहे हैं और एक सामने देखते हैं। मैंने सारा कुछ झटका, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि वो चेहरा बड़ा मुनफरिद सा है और वो थोड़ा सा डिफरेंट सा है। मैं कभी नहीं मिला। अच्छा, लेकिन वो मतलब आँखें जिस तरह हम तस्वीरें देखते हैं वो बड़ा मुनफरिद सा। मुझे झिझकते ना, अकेला बंदा है वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो इतना बड़ा हीरो है, अकेला कैसे हो सकता है इस तरह का। मैंने झिझकते कह दिया कि आर यू मैसनर, तो उन्होंने बड़ा यस, तो मेरी तो मतलब ज़मीन निकल गई ना पाँव से। खैर मैंने उनको कहा जी कि हमारी कुछ मशरकी ट्रेडिशन रवायात ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, और आई नो कि वेस्टर्न उस पसंद नहीं करते, लेकिन अब क्योंकि आप इधर ही हैं तो हम तो वही, तो मैंने उनको हाथ लेके तो एकदम ना, अच्छा वो फिर भी बड़े रिजर्व से, और जिस तरह होते हैं माउंटेनियर्स आपको पता ही, वो आगे गए। अब मुझे लगता था बहुत ही कलील वक्त है, इसमें मैं जितना फ़ायदा उठाना चाहूँ तो मैं बच्चों को फ़ौरन लेके, मैंने कहा एक तस्वीर, अच्छा उसके साथ मैंने कहा नहीं आप चाय पी के जाएंगे, उनके साथ कुछ और भी माउंटेनियर्स थे, तो साथ ही मैं नांगा पर्वत किताब उस वक्त शुक्र पड़ी थी मेरे पास मेरी, हाँ जी। अच्छा। वो किताब में उठा के तो मैंने बताया कि इस तरह आपके बारे में, और वो ये सारा नांगा पर्वत, इसमें बताया कि आपका बहुत तफसील से जिक्र है, तो उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिए, साइन किए। उसके बाद फिर वो चले गए। अच्छा, जब वो जा रहे थे, ही वाज एट दैट टाइम 85, 84 या कुछ इस तरह की एज थी सर। वो बिल्कुल ऐसे जिस तरह वो टीनेजर नहीं जा रहा होता, मतलब वो जब कैफे से निकले और आगे चढ़ाई है, वो क्योंकि अपने एलिमेंट में थे ना, देखिए ना, मैं पहले भी मैंने तज़किरा किया है कि जब हम सिर्फ 15 रोज़ जो ब्याफो हैसफर की वैशी तनाइयाँ थी उनमें तनहा गुजार के आए हैं, और करीमाबाद हमसे चला नहीं जाता जी, क्योंकि वो हमवार थी ज़मीन, और हमारी वहशत जो कि हम नीम भेड़िए हो चुके थे, हमें बुलंदियाँ चाहिए थी, सारा कुछ, तो उसकी तो सारी उम्र जो है वो इसी में और कोई ऐसा दुनिया का रिकॉर्ड नहीं है जो उसने कायम ना किया हो। और ख़ास तौर पे उसका वो जो फेमस स्कैंडल हुआ, आपको पता ही है, नांगा पर्वत पे अपने भाई के साथ गया और वापसी पे वो भाई बिछड़ गया, और ये भी रोल करता हुआ नीचे गिरा और एक चरवाहे ने उसको बचाया और उसका भाई मर गया। यूरोप में इसके ऊपर केसेस चले कि इसने भाई को मर्डर किया है, लेकिन वो साबित हो गया कि ऐसा नहीं है। तो अभी मसलन ये रूपल आता है, रूपल फेस, क्योंकि वो समझता है कि रूपल फेस सबसे ज़्यादा खूबसूरत है नांगा पर्वत का, तो वहाँ कभी कभार आता है
और मुझे इस तरह इल्म हुआ कि मुझे किसी ने जो तरशिंग गया, क्योंकि मैं भी तरशिंग गया बहुत अरसा पेशतर, तो वहाँ एक ज़ेर तामीर कमरा सा था, उसमें मैं ठहरा। तो जो वहाँ पे और भी होटल थे, लेकिन वो जो सिंपल सा होटल था, मेरा ख्याल है तरशिंग होटल ही उसका नाम होगा। हाँ जी, एक ही था वो। मैसनर, राइनोल्ड मैसनर जैसा जो लेजेंड है, वो उस कमरे में ठहरा। तो उन्होंने उसके नाम की एक तख्ती लगाई हुई, वो हमारा भी काम बन गया। उसके बराबर में हम ठहरे थे तो उसने हमारे नाम की भी लगाई। तो इसलिए राइनोल्ड मैसनर की मैं बाद में बात करूंगा। आपने साइकी नाम क्यों रखा भाई? मेरे ख्याल है कि मैसनर के हवाले से आप एक बहुत अहम चीज़ शायद भूल रहे हैं। मैं आपको रिकॉल करूँ, आप अमेरिका में थे। अच्छा। मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपको बताया कि मैंने इस तरह ऑटोग्राफ लिया। अच्छा। उसके बाद आपने कहा कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो फिर मुझे तुम देने आना। अच्छा, मैं जब हुंजा से वापस आया तो मैंने फिर आपको कॉल किया कि मैं अब आप मॉडल टाउन पार्क में आ रहा हूँ। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरत ये बात थी कि जब मैं मॉडल टाउन पार्क में गया तो आपने ऑलरेडी कोई इतनी बड़ी किताब थी, मुझे याद नहीं है, मैसनर की लिखी हुई, ग्रेट वॉल्स। अच्छा, उसके ऊपर मैसनर के साइन थे। आपने मुझसे किताब ली और फौरन वो किताब खोली और उसके बाद फिर आपने कहा कि हाँ ये तो यही है। अच्छा, आप इतने कोई शक में थे कि आपने कहा कि मैं तस्दीक करूंगा कि ये वाकई मैसनर के साइन हैं या नहीं है। अच्छा, ये शामन वगैरह हैं जी, बेटान वगैरह, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे है रिवायतें। डू यू थिंक देयर इज सच ए थिंग एज बेटान जो गायब का इल्म जानते हैं? सर 2000 से ऑनवर्ड जो है ना, या 90s से ऑनवर्ड जितने भी हमने तो शमन देखे हैं बेटन, वो बड़े कमर्शलाइज्ड से हो गए हैं। और वो बल्कि जब कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उसमें ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही होती है। वो पता नहीं धूनी दे के जो नाच रहे होते हैं, तो जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही होती है ना, तो वो जब धूनी दे के वो बाद में प्रेडिक्शन करते हैं तो वो भी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट परफॉर्मेंस होती। हाँ जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन क्या असल में होते हैं? मे भी किसी वक्त में होते हो, मतलब इसमें साइकोलॉजी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। बहुत इर्तिकाज करते हुए आइसोलेट होते थे वो लोग, तो किसी बूटी की वजह से एलुसिनेशन में आके अच्छा पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन ब्रेन। मतलब इसका तो सबसे बड़ी मिसाल दी जा सकती है, मुझे और आपको ऐसे कई ख्वाब आए कि जो 2 दिन बाद बिल्कुल सच साबित हो। मतलब पैटर्न तो रिकॉग्नाइज करता है, एलुसिनेशन में वो को पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, इसका मतलब है कि यू डोंट बिलीव कि देयर इज सच ए थिंग एज शामन? नहीं, आई बिलीव, मतलब मैं कहता हूँ किसी वक्त में जब ये पोल्यूट नहीं हुआ था। अब देखें ना, वो आप बिल्कुल, अब मैंने मसलन हवाला दिया था पिछली एक गुफ्तगू में कि मास्टर हकीकत को एक हफ्ता पहले उनका जो लोकल शामन, जिसको मैं भी मिला हूँ, वो काश्तकार किस्म का बंदा था और उसने हम कुछ चीज़ें हमारे बारे में भी कहीं, उसने उनको खबरदार किया था कि 1 हफ्ते के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। उनको कोई बीमारी नहीं थी, ही जस्ट स्लिप्ड और किसी पत्थर से उनका सर लगा। इसी तरह एक मैं अमेरिकन हॉथर को मिला था, मेरा ख्याल गुलमिर्च में था वो, और वो ऊपर कहीं किसी दूर अफ्तादा गाँव में गया हुआ था। वहाँ कोई एक बूढ़ी औरत थी, उसको मिलने गया हुआ था और उसका ये कहना था, पढ़ा लिखा शख्स था, हम उनसे तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि पिछले साल मैं आया हूँ और मुझे इसकी खबर मिली है, और वो अनपढ़ बूढ़ी औरत है और मैं ज़ाहिर है कि हमारा दरमियान में एक ट्रांसलेटर था। तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी होगी इस साल और उस खातून को तुम किसी बहुत बड़े मेले या फंक्शन में मिलोगे। कहते मैं आई कुडंट बिलीव इट, क्योंकि आई डिडंट वांट टू मैरी और मेरी कुछ इंटेंशन भी नहीं थी। लेकिन कि उसी साल वहाँ पे कोई बहुत बड़ी पार्टी हुई न्यूयॉर्क में, वहाँ पे मैं एक खातून को मिला और हमारी शादी हो गई। मैं अब वापस जा रहा हूँ, मैं उसको मिलना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे खबर हो। तो इसकी तोजी पता नहीं हो सकती या नहीं। अच्छा, परियों की तरफ आ जाते, परियों में तो आप इंटरेस्टेड होंगे ना, हर किस्म की परियों। तो वो भी ट्रेडिशन जो है, आप देखें वो अपना जो था लिटनर कहाँ गया था, आपको ज़्यादा तफसील का पता है, दर्दस्तान जो उसने लिखी है, और वो ढोल बजा के कहाँ पे उसने लोगों को जमा किया था? वो तो कोहिस्तानी रीजन में ढोल जमा के ढोल करता था इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो वो दर्दस्तान जो है उसमें भी परियों और जिन्नों के बहुत किस्से हैं, उनकी रिवायत में है। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, मतलब एक मौलवी साहब से मिला हूँ, खपलू जा रहा हूँ, और उसने कहा कि जी बिल्कुल परियां होती हैं हमारे घर में, हमारे गांव में परियों के बच्चे हैं। तो हमने मजाक से पूछा कि ये परियां हमारे निज़ामी साहब से, तो परियां शरियां को हम भी मिल सकते हैं? उसने कहा बिल्कुल। उनके पास पूरा नुस्खा था कि जी साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ये इतर लगाए, बुलंदी पे जाएं वगैरह वगैरह, और ही बिलीव्ड इन इट। मेरे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर थे, जब मैं गया हूँ रूपल, तो उन्होंने कसमिया ये कहा
कि मेरे चचा के घर एक चुड़ैल थी और वो परी के रूप में थी, और वो उसके बाद पता चला कि वो तो उसके पाँव वो पता नहीं पिछल पैर या क्या है। तो और भी बहुत सारे लोग मिले। क्या ये हेलुसिनेशन है, क्या है कि भाई वो कट के रहते हैं और बुलंदी पे हम जैसों पे भी असर हो जाता है, हमें भी अजीबोगरीब चीज़ें नजर हैं। तो क्या ये सब वो है या वाकई को परियां शरियां होती हैं? मेरे ख्याल में जवाब आपने दे ही दिया, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे तन्हाई जो है वो आपको हो सकता है कि ब्रदर कामज ऑफ लिख पे कर दे, या आप हो सकता है क्राइम एंड पनिशमेंट लिख दें, और डायरेक्शन की बात है। और बहुत ज़्यादा जब तन्हाई है और वाफर वक्त है, अबंडेंस ऑफ टाइम है, विंटर की बहुत तवील रातें हैं, वो सारा कुछ है, तो और फिर न्यूट्रिशंस का भी कोई प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे हमारे जितने भी ये इलाके हैं, या नमक तो अब जाके गया है, इस तरह की बहुत सारे आप इस तरह टेक्निकल ना हो जाए, मेरे ख्वाब चकना चूर ना करो, मैं चाहता हूँ कि परियां हों। नहीं यकीनन, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, होने दे, मुझे बिल्कुल जिनकी किस्मत में होंगी मिल जाए। वकार साहब, आप तो डेसोलेशन की तलाश में, इंसान की जो ओरिजिनल इंसान था उसकी तलाश में वहाँ गए, लेकिन और वो तन्हाई के ज़माने थे। मुझे याद है कि 35-40 साल पहले मैं हुंजा गया हूँगा, तमाम दरवाजे खुले होते थे, आप कहीं झांकिए, वो मेरी बेगम को बेटी को बुला के चाय या जो भी, अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। इतने ज़्यादा वहाँ पे सयाह जा रहे हैं, समझ हो के मुझे आरिफ असलम बता रहे थे कि हमारे ड्राइवर जो हैं, जीप ड्राइवर हमें छोड़ रहे हैं कि आप हमें 60,000 रुपये महीना तनख्वाह देते हैं, तो हम तो 2 दिन में 60,000 कमा लेते हैं। मसलन एक जेट तैयारा आया, वहाँ पे आ रहे हैं ना, यानी वो तो जेट तैयारे तो आ गए, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी ने गौर नहीं किया, और बेतहाशा होटल बन रहे हैं और जगह जगह बन रहे हैं, और वो टोटली स्पॉइल कर रहे हैं। तो एक फैमिली कराची की उतरती है और वो आगे ड्राइवर साहब खड़े हुए हैं, जीप वाले, उनको कुछ पता नहीं कि कहाँ आए हैं। ये बिल्कुल आरिफ ने मुझे बताया। और आगे पूछते हैं उससे, वो आगे बढ़ता है कि जनाब कहीं जाइएगा ये वो, तो उसे कहते हैं मियाँ यहाँ पे कोई वो खपलू शपलू है, सुना बड़ा खूबसूरत है, तो जानते हैं वो शपलू क्या है? वो कहता है जी ये जानते हैं, तो हम चलेंगे वहाँ पे, तो क्या दाम लोगे? तो वो कहता है 50,000 रुपया। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा जनाब, बड़ा ख़तरनाक इलाका है, वहाँ तो कम लोग जाते हैं, जीपें गिर जाती हैं, माशाल्लाह मेरी तो जीप 4 व्हील वगैरह वगैरह। तो वो उन्हें ले जाते हैं जी, और 50,000 रुपया चार्ज कर लेते हैं, वो दे जाते हैं, जबकि उसके आने जाने की वजह से 5,000 है। चुनांचे वो ओवरऑल जो इनोसेंस थी, वहाँ ग्रीड भी बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से, और जब ग्रीड आती है तो उसके साथ ही इखलाकियात भी है वो ख़त्म होती है। तो कोई हल है आपके ज़हन में कि भाई इस हजूम को, मतलब मरी और जो है कागान, वहाँ पे लोग आपको पता है कि उसरे लेके बैठे होते हैं सयाहों के लिए, तो वही हाल नॉर्थ में लगता है कि हो जाएगा। तो इसका कोई अफवाह है? लेकिन वो अब तिलिस्म था क्या? यही तिलिस्म था कि जब आपने को किसी ने बिल दिया है तो वो बिल हम देखा ही नहीं करते थे, और हमने जो पैसे दिए होटल वाले को, होटल वाला देखते ही नहीं था कि वो गिनने ये नहीं है। ये वो चीज़ें थी जो हमें अट्रैक्ट करती थी, यार कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ पे मुझे साथ एक प्रूफ ना देना पड़े कि बार बार कि मैं सच्चा हूँ, या किसी के प्रूफ ना लेना पड़े, तो कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए। तो वो जगह थी। अब वो डेफिनेटली वो हो रहा है इस तरह। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर, वो आप बेहतर जानते हैं कि मतलब अगर मेरे जैसे बंदे की बस में हो तो ये सैफुल मुलूक पे जीप जाने की ज़रूरत क्या है, हैरोमोश पे जीप जाने की ज़रूरत क्या है? सैफुल मुलूक को तो छोड़ दें, आप बिल्कुल सही कहते हैं। अभी मैंने पढ़ रहा था कि जनाब K2 ट्रैक पे पाइयों तक जीप जा रही। तो भाई ये ऐसे इलाके हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए, वहाँ पे कमर्शियल टूरिज्म नहीं होनी चाहिए। स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ कमर्शियल टूरिज्म नहीं है, बहुत, मतलब माउंट ब्लान जो है जिसके ऊपर हमारी वो इंक आती है, बुलंद तरीन पहाड़, वो वहाँ तक भी जा सकती है, और केबल कार एक ख़ास जगह तक जाती है, उसके बाद आप पैदल जाएं। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जिस तरह इन्होंने किया है भूटान वालों ने,
कि उन्होंने अपना कल्चर महफूज करने के लिए सयाहों की तादाद महदूद कर दी है कि मतलब 10,000 आएंगे और हर सयाह $500 देगा और हम उसको गाइड देंगे और वो आप साथ जाएगा ताकि आप पलूट ना कर सके हमारे कल्चर को और हमारी तहजीब को और आप सिर्फ उसको देखें। कोई इस किस्म का सिस्टम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज तक पाकिस्तान में 5% कहीं अगर कोई बेहतरी नज़र आती है, कहीं नहीं है, लेकिन अगर 5% है तो वो कम्युनिटी ने मिलकर कुछ किया हुआ है। गवर्नमेंट का तो किसी जगह पे भी नहीं है ना, आप तो किसी जगह तस्वुर ही नहीं कर सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी जगह पे, हाँ ज़ाया करने में, उसको ख़राब करने में। मतलब मेरा तो ये बुनियादी मौक़िफ़ है कि एक बंदा अगर पैदल चल के सैफुल मुलूक गया है, वो यकीनन वो बंदा है जो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं फेंकेगा, उसके अंदर वो चीज़ है, वो नेचर लवर है। मैं गया था 55 में। एग्जैक्टली। इसी तरह आरामोश है, कोई बंदा जो पैदल जा रहा है ना, तो वो फिर हम उससे कम से कम कर सकते हैं। 500-600 जीप्स जो हैं उसमें से 300 जीप्स वहाँ रुकी होती हैं। हम फिलहाल ऐसी सैफुल मुलूक की बात, उस 300 जीप में आप प्रोबेबिलिटी निकाले कम से कम आधी स्टार्ट हालत में होती हैं। वो कौन वकार हमने देखा है कि वहाँ पे लोग कड़ाई गोश्त खा के झील में हड्डियाँ फेंक रहे हैं। लेकिन अब मैं इसके बिल्कुल सम इसको करता हूँ कि भाई इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। ऑब्वियसली जो हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिशियन हैं, उन सबको पता है कि हो रहा है। हम देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते। अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि उनकी उसमें रज़ा शामिल है। और रज़ा जो होती है उसमें खनक बहुत होती है सिक्कों की। अच्छा, इन दिनों शुमाल के बारे में दर्जनों वीलॉग बन रहे हैं जी। और एक याया खान है, मुझे बड़े पसंद है, अपना इब्रार है जो हमारे प्रोग्राम में आया था। इसी तरह बहुत से लोग हैं और वो मोनोटोनस हो गए सारे। और कई लोग हैं जो डिस्कवर करते हैं नई जगह। तो आपका क्या ख्याल है कि इन वीलॉग्स की मौजूदगी में जो रिवायती सफ़रनामा है वो पीछे चला गया है? क्योंकि वीलॉग में लोग मंजर भी देख लेते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन भी होटलों की ये वो आ जाती है। तो क्या अब वो एक पास की चीज़ हो जाएगा रिवायती सफ़रनामा? मेरा नहीं ख्याल, दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। ये जो वीलॉग्स हैं इनका मामला ये है कि ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह हम बचपन में टार्ज़न और उमर यार की कहानियाँ पढ़ते थे, और वो जब कहानियाँ पढ़ते थे तो अपना टार्ज़न खुद तख्लीक करते थे या अपना जंगल खुद तख्लीक करते थे। वो बच्चा जो था उसकी इमेजिनेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती थी। वो जब बड़ा होता था उसको वो कहानीकार भी होता था। वो किसी भी जगह पे जाके इमेजिनेटिव स्किल्स तो साइंस में हर जगह पे आपको चाहिए होती हैं, जो अब बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रही उस पौध में, जो कि विजुअल देख रही है टार्ज़न के या बना बनाया जंगल, वो किसी और के तखय्युल की है वो जो आप देख रहे हैं। इसी तरह वो जो वीलॉग्स हैं उनका भी एक ख़ास जगह पे, मतलब एक आपने बल्तित फोर्ट को कितने वीलॉगर्स कितने करे उसमें दिखा देंगे, लेकिन राइटर के पास इतना बड़ा एक मार्जिन होता है कि वो उसके पास यानी बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है कि वो खेल सकता है किसी भी जगह पे, बहुत तफसील के साथ बता सकता है। बहुत सारी जेहतें होती हैं जो राइटर है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। अच्छा, एक और दौर आ गया है और वो है बाइकर्स का। जी, ये रिवाज पहले नहीं था। आई नेवर न्यू कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बाइकर्स। हमारे एक दोस्त है मसूद शाह, पसंद की शादी की और मौसूफ हनीमून के लिए छोटा सा मोटरसाइकिल था। पिछली नशिस्त पर दुल्हन को बिठा गए तो वो अपना खुंजराब ले गए, पता नहीं क्या हाल हुआ। इसी तरह आपको याद है कि हमारे साथ हरामोश गए थे शाहिद जैदी, फेमस फोटोग्राफर, और उनका कहना है कि जब उनकी शादी पिछले ज़मानों में हुई थी तो वो अपनी पाकिस्तानी थी वो, लेकिन अमरीकी शहरी थी, उस खातून को साथ लेके हुंजा गए थे 60s की दहाई में, और वहाँ पे शारा करोकरम भी नहीं थी 60s, और वो लोगों के घरों में ठहरे थे। तो वो जो माजी का हुंजा है वो जाहिर है कि वो नहीं रह सकता, लेकिन उसकी कोई निशानियां तो रहनी चाहिए। कम्युनिटी कर सकती है ना सर, वो हुंजा वाले तो कर रहे हैं, कम्युनिटी वो कर रहे हैं। नगर भी अब बेहतर है क्योंकि वहाँ पे होटलों के भी किराए लिखे हुए हैं, सारा कुछ नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। मतलब किसी हद तक ये कर सकते हैं। अब जिस तरह पशु का गाँव है तो पशु का गाँव वाले अपने गाँव को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी तमाम वो चीज़ें, तो वो जो गांव वाले हैं वो अपनी वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज पूरा गिलगित-बाल्टिस्तान तो बहुत बड़ा है। अच्छा, आपने पशु की बात की, मुझे याद नहीं रहा कि वहाँ पे आपने रॉक कार्विंग देखी? हाँ जी, मतलब ये जो था कार्ल जुटमार्क, इसने चिलास के गिर्द जितने भी थे उनको रिकॉर्ड किया और मैंने देखा, और कमाल की रॉक कार्विंग है।
और आपका क्या ख्याल है कि ये बुद्धिस्ट रास्ते से यहाँ पे ये क्याम करते थे और वो बनाते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध की उसमें कार्विंग्स हैं? जी, ये तो खैर आर्कियोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं, या दानी साहब ने बड़ा काम किया। हमने जो पस्सू में है वो बेसिकली आपके मास्टर हकीकत जो दोस्त हैं, हाँ, वो जो नीचे उनका घर अगर आपको याद हो तो वो जो नीचे वो रास्ता है ना, हाँ। ये पुराना वो वाला रास्ता है जहाँ पे अगर कोई काफिले आते थे या जो भी था तो वो ये वो वाला रास्ता। क्योंकि 600 बरस तक इस इलाके में बुद्धिज्म मतलब एक मजहब के तौर पे। बिल्कुल ऐसे। तो केकेएच जो है वो मोस्टली तो उसने फॉलो वही किया है कि जो पुराना रास्ता है। पुराना रास्ता यहाँ पे इस तरह है कि जहाँ पे हम देखते हैं ना कि वो जो पस्सू ग्लेशियर है उसके सामने वो जो 3-4 यूं करके मोड़ आते हैं, अच्छा वहाँ पे है। वहाँ पे है ना, लेकिन वो जो मोड़ आते हैं ना यूं करके जो रोड गुजरती है जहाँ पे वेलकम टू पस्सू लिखा है, हाँ, ये पुराना रास्ता नहीं है, यानी ये तो रोड वालों ने अपने हिसाब से वो निकाल ठीक दिया। है। पुराना रास्ता जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पे वो रॉक कार्विंग जो तो है, आप गए हैं ना वहाँ? हाँ मैं गया, वो क्या रॉक थी वो? कार्विंग है, मतलब आप अब जो पत्थर हैं उसके ऊपर बाकायदा वही जिस तरीके से वो जो मैसेजेस दिए जाते थे पिक्चर्स की शक्ल में, अच्छा। या मार्कोर्स हैं या तीन, वही है जो चिलास में है, अच्छा। उसी तरह टिपिकल है। हाँ। लेकिन वो वाली जगह जो कि रोड को आप रोड उनको फॉलो नहीं करती बल्कि इधर उधर हो गई है, तो वो वहाँ पे अभी भी हैं, बट पस्सू में है तो हमें मालूम है कि वो सेफ है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा, हाँ वहाँ पे है, सेफ है। अच्छा, कोई ऐसा ज़माना आएगा कि जिस तरह डिटीरियोरेट हो रहा हमारा नॉर्थ, तो वहाँ कुछ चट्टानें तलाश करें, वहाँ हम कुछ काव कर दें कि जो हमने देखा है, और फिर आइंदा आने वाली नस्लें उन कार्विंग को पढ़ें और उनको मालूम हो कि उन ज़मानों में ये इलाके कैसे थे और लोग कितने खूबसूरत थे। ऐसा मुमकिन है? ऐसा देखिए, अब तो हम कर तो रहे हैं, जिस तरह भी ये प्रोग्राम है तो ये कार्विंग ही है। अच्छा। अल्लाह करे इसकी कोई रील शील बच जाए तो। यहाँ मुझे एक सफ़र याद आ रहा है, जब एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था कि नांगा पर्वत के दामन में 10-12 जो को पैवा थे उनको हलाक कर दिया गया था। उस लम्हे हम तागाफेरी में थे, जो रागापोशी की बेस कैंप है, और वहाँ हमें इत्तला मिली थी। और वहाँ पे इनको जब खबर मिली वकार साहब को कि हम वहाँ पे हैं, तो ये मारो मार करते आए, वहाँ पहुँचे, इन्होंने कवर भी किया, और फिर वहाँ से हम इकट्ठे वापस आए थे। और मुझे अब तक याद है कि ट्रैफिक बंद थी। ये अजीबोगरीब चीज़ होती है ना, लोग हलाक हो गए हैं, उसके बाद पाबंदियाँ लग गई हैं, उसके बाद चेकिंग हो रही है, भला वो कातिल वहाँ थोड़ी ठहरते। तो हमें भी रोका गया, लेकिन वकार की वजह से हमें रास्ता मिल गया। तो इसी तरह वकार एक और जो नाकाबिले फरामोश हमारा ट्रैक था हरामोश का, उसमें भी हमारे हमरा थे। और मैंने ये देखा कि मेरा ख्याल इन्होंने देखा ही नहीं है हरामोश को, यानी कैमरे के पीछे ही छुपे रहते थे। और इट इज़ अमेजिंग बाद में जो हमने रिज़ल्ट देखे कि इतना सा कैमरा है, उससे क्या क्या मिरेकलस ये रिज़ल्ट्स जो हैं वकार बरामद करते हैं। मैं जब जा रहा था अपना रागापोशी के बेस कैंप की जानिब, तो मैंने बेशाम से आपको फ़ोन किया, आपको याद है? बिल्कुल सर। और आपने कहा था कि मैं आ रहा हूँ सारा कुछ छोड़ के, जिस तरह की आपकी खसलत है कि हर चीज़ छोड़ देनी है। और तो मैंने कहा था हम आपके लिए रुक नहीं सकते। तो फिर हम वहाँ पहुँच गए थे, फिर आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे आ गए थे आप? लेकिन जब आपने मुझे फ़ोन किया था तो उस वक्त मेरे पास फ़ैसला इसलिए मुश्किल था क्योंकि 10 दिन पहले मैं गिलगित से वापस आया था। हाँ। तो मेरे लिए छुट्टी का इशू था। तो मैंने खैर ऑफिस में बताया कि मुझे किसी तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए और बस मुझे छुट्टी चाहिए और मैं जाना चाहता हूँ। वो जानने का भी क्योंकि आपके साथ रेस थी, आपने रागापोशी तो मेरे लिए रुकना तो नहीं था, और मुझे ये इस तरह मेक श्योर करना था कि नगर तक हम इकट्ठे हो जाएं। तो मेरे लिए कुछ 36 घंटे का सफ़र था, बगैर सोए हुए खुद ड्राइव करके शाम में गाड़ी खड़ी करना। तो मैंने बड़ा सोचा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मेरे दिन में सिर्फ एक बात आई कि ज़िंदगी में जितने भी फैसले किए हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड किए हैं, उनका आउटकम क्या था, और कई इमोशनल फैसले किए हैं तो उनका क्या था। वो इमोशनल जो था वो पल्ला भारी था, तो चलिए ये जज्बाती फैसला था, यानी एकदम बस आपने किया। पछताए तो नहीं बात? नहीं, आप देखें ना उसके बाद उसका आउटकम क्या निकला कि पूरी ज़िंदगी। लेकिन नगर का जो तज़किरा है वो इसरार के बगैर नहीं होता। हाँ जी, वो नहीं हो सकता। और इसरार ने जिस तरह वहाँ पे एक रीत डाली है मेहमान नवाजी की, और जिस तरह उसने एक सकाफती हवाले से अपना होटल चलाया, और मुझे जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत मोहब्बत करने, जितनी मोहब्बत मुझे शुमाल से मिली है मैंने उनसे शायद इतनी मोहब्बत नहीं की। तो वहाँ पे आपको याद होगा कि अपने होटल के बाहर उसने एक बहुत बड़े बोर्ड के ऊपर मेरी तस्वीर, और तस्वीर का मुझे इतना नहीं, जो इबारत है वो बहुत खूबसूरत है कि आप शुमाल से मोहब्बत करते हैं और शुमाल वाले आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये मोहब्बती लोग हैं, ये कम हो जाएगी?
सर ये मैं आपको कम हो रही है। आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा, क्या कहते हैं मायूस। दो मायूस नहीं करना चाह रहा, लेकिन बस आपको पता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी अगर पानी बहुत ज़्यादा गदला है और इधर साफ पानी है, तो गदला पानी जब भी उसमें मिक्स होगा तो साफ पानी अपना छोड़ देगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हमने ये देखना है कि मनफी रवैयों वाला जो हामिल इलाका है वो कितना बड़ा है और मुस्बत वाला कितना है, तो मुस्बत कितनी ताब ला पाएगा, ये आप बेहतर समझते। नहीं, लेकिन इसमें वही फिर मेरा दिमाग उस तरफ ही जाता है। मैंने अलास्का में, कनाडा में, स्विट्ज़रलैंड में ऐसे गांव देखे हैं जो पिछले 150-200 बरस से उतने ही घर हैं उसमें। इट इज़ नॉट अलाउड कि उस गांव की बाउंड्री से बाहर एक और घर आप बनाएं, ताकि उसका ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है और मंजर है वो जूं का त्यों रहे। यहाँ क्यों नहीं है? आप मुझे बताएं ना, आप वो जो आपका K2 मोटल है, आपके ज़हन में एक शक्ल होगी ना उसकी, कि आप स्कर्दू से जब निकलते हैं तो आगे निकल के तो आगे वो एक मोड़ सा आता है और फिर K2 मोटल है। अब आप जाके दें, K2 मोटल तो कहीं बीच में गुम हो गया है, उसके भी 10 किलोमीटर आगे तक, 7-8 किलोमीटर तो टोटल आबादी, अगला वो जो एक गांव था मुझे याद नहीं, वो सारा मर्ज हो गया। तो इस तरह पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।